नमस्कार, मैं हूं चेतना और डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश नो योर नेता में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 160 के कैंडिडेट गणेश किशन गोंगे जी, जो कि पेशे से एडवोकेट है लेकिन अब पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गणेश जी, एक एडवोकेट होते हुए आपने पॉलिटिक्स में अपना करियर आगे बढ़ाने का कैसे सोचा? हालांकि हम लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं तो लोगों की जो देखने का नज़रिया होता है वो सालों से गलत हो रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी इच्छा है कि हम आगे आके इस देश में सुधार कर सके। सुधार करने के लिए पहली स्टेप होती है कि उसमें गिरना चाहिए। जैसे कि किसी को तैरना है तो उसको पहला पानी में उतरना चाहिए। हम लोगों की जो ग्रुप्स होते हैं, हमारी पढ़े लिखे लोगों की इच्छा होती है कि पॉलिटिक्स सुधरे, देश सुधरे, अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का बदलाव हो। तो बदलाव होने के लिए पहले हम लोग बस दूर से देखते हैं। तो मेरे जो दिल से इच्छा थी कि मैं उसमें उतरूं, उतर के देखूं क्या है, किधर तक बदलाव कर सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ। मेरा एडवोकेट करने के पीछे का भी राज यही है कि देश की पहले संविधान समझे, संविधान समझ के उसमें क्या क्या बदलाव ला सकता हूँ मैं। वही मेरी कोशिश है पॉलिटिक्स में उतरने की। तो एडवोकेट गणेश जी, आप वार्ड 60 से अपक्ष उम्मीदवार खड़े रहे। आपके पास ऑप्शंस भी थे, बीजेपी थे, शिंदे गुट शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना और राज ठाकरे के गुट थे, फिर आरपीआई था, पर आपने इन सब को छोड़कर अपक्ष उम्मीदवारी की। ऐसे रिपीट, तो फिर भी आपने अपक्ष उम्मीदवारी की तरह से अपना कैंडिडेचर नामांकन किया। तो अपक्ष उम्मीदवारी क्यों? अपक्ष उम्मीदवारी मेरा पहला चॉइस तो नहीं था। मेरा पहला चॉइस तो था कि भाजपा के थ्रू मैं उसमें ट्राई करूं। और थोड़ा सा मेरा कामकाज जो है, मेरा बैकग्राउंड है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से मैं बहुत सारे मुंबई पर काम करता हूँ। हमारे विधायक है प्रसाद लाड जी, उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत सारा मुंबई में काम करता हूँ। उनका सोशल फंड का जो काम है वो भी मैं हैंडल करता हूँ। मेरा कोशिश यही था कि मैं भाजपा की टिकट से यहाँ पे लड़ूं, बट यूपी में जो निर्णय पक्ष ने दिया, शिंदे गढ़ के पास ये टिकट जा चुकी थी। सो मैं तो भाजपा का कोई अधिकृत पदाधिकारी नहीं हूँ। इस वजह से मैंने निर्णय लिया कि मैं अपक्ष उतर के देखूं, कहाँ तक जनता की पसंदगी है वो देखूं और बदलाव करने का कोशिश करूं। जब बदलाव की बात आती है तो समस्याओं पर ध्यान जाता है। आपको क्या लगता है कि वार्ड नंबर 160 में फिलहाल सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड नंबर 160 में सबसे बड़ी समस्या है स्लम। पहाड़ों के ऊपर लोगों के घर है और ये सालों से है। इसको बदलाव करने की कोशिश किसी ने तो बीड़ा उठाना चाहिए। मैं जिस नेता और जिस पक्ष के साथ हूँ, एफिलिएट था पहले, उस पक्ष की भूमिका कभी भी उन्नति है और विकास है, जिसमें डेवलपमेंट, स्लम्स को हटा के जल्द से जल्द हमारे लोगों को एक खुद का घर मिले, जो बिल्डिंगों में हो, अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स में हो। तो मेरी सोच सबसे बड़ी यही है कि इस विभाग में हम कचरे के ऊपर कितना भी काम करें, रास्ते के ऊपर भी कितना काम करें, गटर के ऊपर काम करें, उससे ज्यादातर फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किससे गिरेगा कि जब हम लोगों को स्लम से बिल्डिंगों में डालेंगे तब फर्क पड़ेगा। तो मुझे उस पड़ाव के लिए सत्ता हाथ में होनी चाहिए, तब हम ये कर सकते हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य समाज सेवक हूँ, मैं तभी भी कर सकता हूँ, पर उसमें मुझे कोई उतना सपोर्ट करेगा नहीं। यही सोच से मैंने राजनीति में कदम उतारा कि जब सत्ता में रहूंगा तो ये सब मुद्दों के ऊपर मैं आवाज उठा सकता हूँ, लोगों को एक साथ कर सकता हूँ। और जो मुझे अपेक्षित है, जो मैंने दूरदृष्टिकोण रखा है कि विभाग में जो स्लम्स को हटा के एसआरए प्रोजेक्ट, मड़ा प्रोजेक्ट जो ला सकूं, वो करने की कोशिश मैं करूंगा। तो जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ पिछले 2015 से शायद मेट्रो वन चल रही है और मेट्रो वन का कुछ हिस्सा हम ट्रैवल करते हैं जब असलफा से या फिर साकिनाका से हुए गुजरते हैं, तो हमें एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखती है और एक तरफ झोपड़ियां दिखती है। तो ये झोपड़ियों को बदलने की आपकी जो मंशा है या फिर आपका ये जो मैनिफेस्टो मैं बोल सकती हूँ, आपको क्या लगता है कि 5 साल अगर आपको जनता देती है
तो क्या आप 5 साल में कितने हद तक इसमें बदलाव ला सकते हैं? देखो 5 साल में बदलाव तो इमीडिएट नहीं होगा, पर इतना है कि उसका जो नींव है वो तो 5 साल में गड़ जाए। क्योंकि मैं अभी किसी को बोलूं कि मैं 5 साल में असल्फा में बिल्डिंग बना दूं तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एसआरए के काम हो या माड़ा के काम हो या डेवलपमेंट के काम हो, उसके पेपर वर्क के लिए 1-1, 2-2 साल जाते हैं। तो उसको शुरुआत करूंगा या 5 साल मुझे मिलते हैं तो ये 5 साल में तो एटलीस्ट मैं उसकी नींव तो रख पाऊंगा, जिससे आने वाले भविष्य में जो असल्फा के रहवासी है उनकी जो पीढ़ियां है वो पीढ़ियां बहुत अच्छे से यहाँ रहेंगी। किसी को भी मुंबई छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज यहाँ के स्लम के लोग कल्याण थाने के आगे, यहाँ वाशी के आगे निकलते हैं बिल्डिंगों में घर लेने के लिए। क्यों? और फिर बाद में प्रश्न आता है कि हमको मुंबई में घर नहीं मिलता, हम मुंबई के स्थानिक है, हम महाराष्ट्र के हैं, मुंबई वाले हैं, पर हमको घर नहीं मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? स्लम्स डेवलप नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों की इच्छा है डेवलप होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को रोकना एक तरह के सत्ताधारी के हाथ में होता है। तो हमको सत्ताधारी बन के वही बदलाव लाना है। और ये जो स्लम्स है इसके लिए इतना है कि मैं 5 साल में उसकी नींव तो गाड़ दूंगा, इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ जनता को। तो वार्ड नंबर 160 वालों, अगर आप हो स्लम से परेशान, अगर आपको है इस झोपड़पट्टी से परेशानी, अगर आप भी चाहते हैं रीडेवलपमेंट, तो आपके पास है पढ़े लिखे नेता जो कि एडवोकेट भी है और अब आपसे सत्ता की गुहार कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं तो ये भी जरूर से कोशिश करेंगे कि एसआरए है, म्हाडा है या इन सब के थ्रू एटलीस्ट विकास की कुछ नींव रख सके, जो कि शायद अभी तक असल्फा में नहीं हो पाया है। तो क्या सर आपको क्या लगता है कि इस पूरे रोड मैप जो कि अभी आपके दिमाग में है उसे पूरा होते होते असल्फा की पूरी शिकल बदलते बदलते कितना समय लग सकता है? असल्फा की शक्ल बदलने में अगर ईमानदारी से और लोगों ने साथ दिया तो आने वाले 10 साल में 100% असल्फा जो है, आपका जो क्वेश्चन था कि मैं मेट्रो से गुजरते वक्त एक तरफ स्लम दिखती है एक तरफ बिल्डिंगें दिखती है, तो 10 साल काफ़ी है। बट वो करने की जो क्षमता है या जो करने के लिए जो नॉलेज चाहिए या वो करने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो मुझ में है, और मैं वो 100% डिलीवर कर सकता हूँ। और लोगों को ये साल मुझे 5 साल मिलते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर देखो, मैं गटर का काम कर दूंगा, रोड का काम कर दूंगा, ये तो हर नेता करता है। हर नेता करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 साल के बाद फिर से वो खराब होने वाला है, फिर से करना पड़ने वाला है। लोगों को ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लोगों को गटर का प्रॉब्लम्स है, लोगों को फुटपाथ का प्रॉब्लम्स है। और ये सब प्रॉब्लम्स कब है? जब तक स्लम है तब तक है। और स्लम जब मैं निकालना शुरू करूंगा, जैसे कि असल्फा में एक बिल्डिंग का डेवलपमेंट हुआ, उसको आज साधारण 6 साल 7 साल 8 साल से वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम्स के लिए अगर सत्ताधारी आदमी उसके ऊपर फोकस करेगा तो जल्द से जल्द हो सकती है। क्योंकि आपने देखा रहेगा कि ये कुछ दिनों में जो सत्ताधारी में बैठे थे सरकार, उन्होंने इतने पावर से और उतने पैशन से डेवलपमेंट का देखा, तो आज आपको मुंबई में हर गली कहाँ ना कहाँ खुदा हुआ काम दिख रहा है, बिल्डिंग ये दिख रही है। क्योंकि वो लोग की इच्छा थी। तो मेरी वही इच्छा है कि मैं ये बचपन से ही असल्फा में रह चुका हूँ, 4 जगह मिलिंद नगर में रहा हूँ, शिवाजी नगर में रहा हूँ, सुंदरबाग में रहा हूँ, पहाड़ी इलाका देखा है, नीचे का ग्राउंड इलाका देखा है। ये इलाकों में मुझे रहते वक्त मुझे अभी तक नहीं दिखा कि कौन कोशिश कर रहा है उसके लिए कि ये स्लम हटे। क्योंकि स्लम रहेगा तो काम आते रहेंगे, टेंडर निकलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा। ये मुझे नहीं करना है। देखो, हम जहाँ रहते हैं वहां बदलाव करके मैं डेवलप करके वहीं रहना चाहता हूँ। मुझे मुंबई नहीं छोड़नी है। और मुझे लगता है कि मेरे दोस्त परिवार, मेरे असल्फा की जनता ये एरिया नहीं छोड़े, उनको उनके हक के घर यहाँ ही मिले। यही मेरी सोच है। तो ये है गणेश ढोंगे जी की सोच, जो कि बदल सकती है पूरे असल्फा की सूरत के साथ साथ एक ला सकता है विकास का बदलाव। और अगर असल्फा वासी आपकी भी है यही कामना, यही इच्छा, तो जरूर से वोट कीजिए गणेश जी को। बाकी भी काफी उम्मीदवार है, अभी आपको जनता कितना अध्यादेश देती है, कितना आदेश देती है या कितना प्यार देती है, ये तो 16 जनवरी को पता चलेगा। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके नेता के बारे में सब कुछ, तो जुड़े रहिए DC न्यूज इंडिया के साथ, चेतना राजा के साथ, नो योर नेता में।